अच्छा, तो आपके पास ऑपरेशन ऑन सेट्स ये होते हैं: यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट और सेमेट्रिक डिफरेंस। तो यूनियन का आइडिया सारों में है। आपके पास क्या होता है कि ए यूनियन बी करते हैं, जो आपके पास सारे एलिमेंट्स पड़े होते हैं उसको एक ही में लिस्ट करते हैं, ठीक है। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें सारे कॉमन एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में मौजूद होते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं कि ये आपके पास क्या है कि हमने इंटरसेक्शन निकाली है इसकी। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, ए माइनस बी। तो जो ए और बी के एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, ए से वो आपके पास डिलीट कर देते हैं और जो बकाया ए के एलिमेंट्स थे वो लिखते हैं। लेट सपोज ए सेट है आपके पास 1 2 3 और बी सेट है आपके पास 3 4। तो ए डिफरेंस बी आप जब भी लेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3, डिफरेंस बी आपके पास है 3 4। तो यहाँ से जो कॉमन है वो डिलीट कर दें, 3 3। जो आपके पास बचेगा ए सेट का, तो आप वही लिखेंगे 1 2। तो इसका ए डिफरेंस भी यही है। तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ को शो करता है? जी यू डिफरेंस सही करते हैं सर। हाँ, तो उसमें सेम आपके पास डिफरेंस यूज होता है। तो उसमें क्या करते हैं, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो आपके पास यू से डिफरेंस लेंगे, तो जो भी आपका आंसर होगा वो सेट आपका कॉम्प्लीमेंट आपका ए सेट बनेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर होता है, तो ये बात आपको ज़हन में चाहिए। खुद सेट का मिसाल तर ए कॉम्प्लीमेंट लें और दोबारा उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास सेम ए सेट हो। तो ये बात भी आपको ज़हन में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आते हैं कि सेमेटिक डिफरेंस क्या होता है आपके पास। जी, सेमेटिक डिफरेंस का किसी को आइडिया है कि सेमेटिक डिफरेंस क्या होता है आपके पास? सर दोनों वो सर में जो कॉमन एलिमेंट है वो कट करें, बाकी जो दोनों में रिमेनिंग एलिमेंट बचे वो लिखें उसको जी सामेटिक। बिल्कुल। अगर आपके पास 1 2 3 सेट है आपके पास और बी है आपके पास 3 5, तो इसमें आप क्या करते हैं कि सेमेट्रिक को डिफाइन किया जाता है इस सिंबल से, ठीक है। सेमेट्रिक डिफरेंस बी और एलिमेंट्स लिखे 1 2 3 और डिफरेंस सेमेट्रिक और 3 5। तो आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ से जो कॉमन एलिमेंट है वो कट हो जाएगा और बकाया कि आप यूनियन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 5। तो ये सारों का क्लियर हो गया, सही है। तो सेमेट्रिक डिफरेंस इस चीज को कहते हैं। यस सर, यस ये सर। ओके, पार्टी पार्टी। हाँ, तो सेमेट्रिक डिफरेंस समझ आ गया सारों को? यस सर। यस सर। तो इसमें आ जाते हैं, अगर आपके पास मिसाल तो मैं कंडीशन पे आ जाता हूँ सेमेट्रिक पे, ठीक है। सेमेट्रिक डिफरेंस अगर आपके पास मैं ये कह दूं कि दो सेट्स, अच्छा, तो ये क्वेश्चन पहले मतलब आया था कि ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइव है तो ए डिफरेंस बी क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछूं सवाल कि इसका आंसर क्या होगा। मिसाल तो मैं बी कह रहा हूँ और सर ए और सी आपके पास हो फाइव और डी आपके पास हो ए यूनियन। सर इसका इसका ऑप्शन है बी। हाँ, तो इसका आपके पास ये बी डी वाला है। ऑप्शन है उसमें बी हाँ आएगा। हाँ, अगर दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट, मतलब कि उसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं कि वो ए डिफरेंस भी हमेशा क्या होगा, ए ही आएगा, सही है। क्योंकि ए डिफरेंस भी हम तब लेते हैं जब ए डिफरेंस भी दो सेट्स का साथ, और अगर दो सेट्स आपस में कॉमन एलिमेंट हैं वो आपके पास डिलीट हो जाते हैं और जो ए के एलिमेंट बचते हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो सिर्फ आपके पास ए सेट बचेगा। तो ये भी कंडीशन आपको जहन में होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ए अगर सेमेट्रिक डिफरेंस बी लूँ, ठीक है, सेट का, अगर ए इंटरसेक्शन फाइव हो, ए इंटरसेक्शन अगर
फाइव हो तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा आपके पास? सर ए यूनियन बी। हाँ, ए कैसे होगा? फाइव। सर ए यूनियन बी होगा, बी ऑप्शन है ना। जी, एक मिनट, तायर को बोलने दो। तायर तायर कैसे ए कह रहे हैं? हाँ, तो अगर दो सेट्स आपस में ए इंटरसेक्शन बी अगर ले रहे हैं, अगर उसका एम्प्टी आ रहे हैं, तो उसका सिमेट्रिक डिफरेंस आपके पास ए यूनियन बी होता है। तो आप देखते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस में आप क्या कंडीशन देख रहे होते हैं। अगर दोनों सेट्स में एलिमेंट्स कॉमन है, वो डिलीट कर देते हैं, बकाया कि आप यूनियन ले लेते हैं। यहाँ पे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ए यूनियन बी कर रहे हैं सिंपली। ठीक है। तो समझ आ गया सारों को? अच्छा, उसके बाद आपके पास होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, तो इसमें क्या होता है सर कि लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स, then their intersection should be phi. Their intersection should be empty, empty set. ठीक है। एंड सिंपल वर्ड्स, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या होना चाहिए, फाई होगा। अगर दो सेट्स का आपस में इंटरसेक्शन फाई है, तो दो सेट्स आपस में क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है, ये कंडीशन आ रही है, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये सारों का क्लियर हो गया कि ए आपके पास इंटरसेक्शन अगर फाई हो, तो उसको आप कहते हैं कि ये आपके पास दो सेट्स आपके पास डिसजॉइंट है। फाई। अच्छा, उसके बाद आते हैं आपके पास अगर ओवरलैपिंग सेट हो। लेट ए एंड बी आर द सेट्स, then their intersection should not be empty set। तो इसके ए इंटरसेक्शन बी क्या होनी चाहिए, कभी भी एम्प्टी ना हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं कि आपके पास ओवरलैपिंग। ओवरलैप का मतलब ये है कि एक ना एक एलिमेंट दो सेट्स में लाजिम कॉमन होगा। मिनिमम एक एलिमेंट आपके पास सेट में लाजिम कॉमन होगा, तो उसे कहते हैं कि ये सेट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं या ओवरलैपिंग सेट कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट भी कहते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग सेट भी कहते हैं। तो ओवरऑल आइडिया क्लियर हो गया कि डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं और ओवरलैपिंग सेट से कहते हैं। ओवरलैपिंग और सर जॉइंट सेट में कोई डिफरेंस है या सेम है? सेम है ना? ओके सर। हाँ, तो अभी आ रहे हैं आपके पास। तो ये आइडिया क्लियर हो गया डिसजॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट का। सर ओके, ओके कर दें। हाँ, बस ये हौसला नहीं बात। अच्छा, उसके बाद आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, ये एक साइंसदान था आपके पास, एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, जिसने एक ये रूल्स बताए थे कि अगर आपके पास ए यूनियन बी ले और उसका ए यूनियन लेने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ले, तो वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और दूसरा ये भी बताया था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ले सेट की, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ले, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। तो ये आपके पास ये ज्यादा होना चाहिए।
ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ ये आपके पास जी। किस बेस के जरिए दिया था? अच्छा, ये दिया था कि अगर आपके पास दो सेट्स बन रहे हैं, आपके पास अगर उसकी यूनियन ले रहे हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो किस सेट के बराबर है। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर दो सेट्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं, उसका यूनियन ले रहे हैं और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन सॉरी कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो बराबर होगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और दूसरी कंडीशन ये भी दी थी कि अगर दो सेट्स आपस में अगर उसका इंटरसेक्ट करें, अगर इंटरसेक्शन ले दोनों सेट्स की और उसका कॉम्प्लीमेंट दे, तो वो बराबर होगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके सर। अच्छा, तो अभी आ रहे हैं आपके पास, अगर कोई सेट मिसाल तो गिवन हो आपके पास, तो अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, अगर आपके पास यूनियन ले रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपको आती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं? कम्यूटेटिव सर प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इक्वल ए के। हाँ, ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के। अगर इन इंटरसेक्शन केस में देखें, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको आनी चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास होती है, और बस ये है तो जो मेन है आपके पास, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव, ये मेन है। ठीक है, और दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपके पास होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ले, मिसाल तो आपके पास बी यूनियन सी गिवन है, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव ये यूज करें कि ए इंटरसेक्शन बी ले और यूनियन ले और ए इंटरसेक्शन सी ले, तो ये आपके पास बराबर है। सही है। अच्छा, ये सर। उसके बाद आते हैं कि आपके पास सेट की कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होती है। कार्डिनलिटी आपके पास ऑर्डर, ऑर्डर भी कहते हैं आपके पास इसको। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास कार्डिनलिटी और ऑर्डर ऑफ अ सेट। जी, किसको आइडिया है कि हम कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट या नंबर ऑफ सेट या सर ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ सेट। एलिमेंट जो सेट के अंदर हो। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट मिले होंगे सेट में, वो बोलेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स द सेट is said to be cardinality और ऑर्डर। ठीक। अच्छा, आपके पास ऑर्डर या नंबर ऑफ, मिसाल पर ए आपके पास सेट गिवन है। ठीक है, ए आपके पास एक सेट है, तो इसका आप ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? मिसाल तो ये आपके पास एन ऑफ ए बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, जितने आपके पास ए में सेट में एलिमेंट होंगे, वहां पे ये सिर्फ लिखेंगे। और अच्छा, इसमें शो करते हैं, और ये कार्डिनलिटी शो करने के लिए ये भी यूज होती है। ठीक है, ए यहाँ पे सेट होगा, क्या होगा? सेट। तो यहाँ पे पास ये जो एब्सोल्यूट वाला वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पे पढ़ा जाता है कि यहाँ पे पास कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, क्या कहते हैं इसको? कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ सेट भी कहा जाता है। तो ये तीनों चीजें सेम ही चीज को कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ऑर्डर ऑफ ए, और कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। तो ये तीनों एक ही चीज को कहते हैं। ठीक है, मिसाल तो आपके पास सेट गिवन है ए 1 2 6 9, तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगी? 4 होगी, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट्स है। सर जी जी। फोर फोर। हाँ, तो आपके पास इसका ऑर्डर और ये सारे चीज सेम है आपके पास। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर होता है इन ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपके पास ये कार्डिनलिटी आपके पास 4 होती है सेट की। तो ये समझ आ गया कि आपके पास सेट का ऑर्डर क्या होता है। यस सर। यस सर, क्लियर है। फाइन फाइन, ओके। अच्छा,
उसके बाद आते हैं, अगर आपके पास हम मूव कर रहे हैं आगे, मिसाल तो कार्डिनलिटी तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, और अभी हम आ रहे हैं कि ऑर्डर पेयर्स। जी, ऑर्डर पेयर्स आपके पास क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। अच्छा, ऑर्डर पेयर्स आपके पास ए बी कहते हैं, ठीक है, जो आपके पास स्मॉल ब्रैकेट में शो किए गए हों, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं कि ये ए कमा बी है, और यहाँ पे ए को कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट भी कहा जाता है, और इसको कहते हैं कि बी आपके पास सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। अच्छा, ए को आपके पास कभी कभी ये भी कहते हैं कि ये आपके पास इनपुट है, ठीक है, और बी को ये भी कहते हैं कि ये आपके पास आउटपुट है, ठीक है, और बी को ये भी कहते हैं कि ये रेंज है, और ए को ये भी कहते हैं कि आपके पास डोमेन है। तो ये चीज आपको जहन में होनी चाहिए कि ऑर्डर पेयर में ए और कामा बी आपके पास, उसको कहते हैं कि ये फर्स्ट जो एलिमेंट ऑफ अ सेट कहते हैं, उसको इनपुट भी कहते हैं, डोमेन भी कहते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट भी कहते हैं, और जो आपके पास बी पड़ा हुआ है उसको कहते हैं कि ये सेकंड कंपोनेंट है, आउटपुट है और रेंज है। तो ये क्लियर हो गया कि ऑर्डर पेयर हम किसको कहते हैं। ऑर्डर पेयर यस हमेशा सर। आपके पास स्मॉल ब्रैकेट्स में होगा, ठीक है। अगर ये मिसाल तो इसमें होगा तो इसको कहेंगे कि ये आपके पास सेट है, ठीक है। तो ये आपके पास जहन में होनी चाहिए ये चीज, ये सेट बनेगा, ठीक है, और आपके पास ऑर्डर पेयर होगा ए का बी, सही है। अच्छा, तो अभी हम आते हैं कि रिलेशन किसको कहते हैं। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, आपको याद है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सर क्रॉस प्रोडक्ट। यस सर, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपके पास एक ऑपरेशन होता है, ठीक है। ये आपके पास, ये भी आपके पास ऑपरेशन होता है ऑन अ सेट। मिसाल तो आपके पास दो सेट्स गिवन है, ए एंड बी आर द सेट्स, देन ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी आप नहीं पढ़ते, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी वो बराबर होता है आपके पास ए कामा बी, वेयर ए बिलोंग करता है ए सेट से और बी बिलोंग करता है बी सेट से। तो इसको कहते हैं कि आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास जहन में होनी चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस चीज को कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखी जाती है, सही है। यस सर। हाँ, तो अगर आपके पास ए सेट है 1 2, और बी सेट है आपके पास ए ओनली, तो इसका ए क्रॉस बी, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा? पहले तो 1 को आपके पास ए से लिखेंगे, ठीक है, वन और कामा ए, 2 का ए टू लिखेंगे। कामा ए। अच्छा, ये आपके पास क्या बन गया, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाली है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, ठीक है, मिसाल यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट क्या है? 2 है, ठीक है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है? 1 है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगी? तो आपके पास 2 होगी, सर ठीक है। टू। इसका फार्मूला इन जनरल ये है कि अगर ए कार्टेशियन अगर आपके पास ए अगर सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं n, मिसाल तो ठीक है, उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और अगर आपके पास बी सेट है, उसकी जो कार्डिनलिटी m है, तो a क्रॉस b की जो कार्डिनलिटी बनेगी m मल्टीप्लाई बाय n। मिसाल तो यहाँ पे लेट सपोज 3 है, इसकी कार्डिनलिटी 3 है, इसकी 2 है, तो ओवरऑल a क्रॉस b की बनेगी 6। तो ये भी ज़हन में होनी चाहिए, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, सही है। क्लियर है? यस सर। तो ठीक है, अगर यस यहाँ सर। पे आप आपसे कुछ सेट्स मिसाल और यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, तो इससे आपसे कोई पूछे कि इसकी डोमेन क्या होगी, तो अच्छा, डोमेन और इनपुट, जी सर सॉरी ताहिर, जीता है, बोले। अच्छा, उसके बाद अभी आते हैं कि अगर आपके पास कोई सेट ए क्रॉस बी गिवन है, ठीक है,
लेट सपोज आपके पास ए क्रॉस बी गिवन है सेट, तो उसकी आपसे पूछा जाए कि इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, तो आप इसके पास इसकी डोमेन क्या होगी, तो आपके पास जो फर्स्ट सेट है वो आपके पास जो उसमें एलिमेंट होगी वो आपके पास डोमेन होगी ए क्रॉस बी की। डोमेन। ठीक है, और बी आपके पास क्या होगी, रेंज होगी। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि रेंज। ए क्रॉस बी आपके पास सेट है, तो इसकी डोमेन लें, डोमेन ऑफ ए क्रॉस बी आपके पास ए होगी, और रेंज ऑफ ए क्रॉस बी हो तो उसकी रेंज क्या होगी, बी होगी। एंड सिंपल वर्ड्स अगर मैं दूसरी कंडीशन लिखूं, बी क्रॉस ए अगर मैं लूं, तो आपको बस ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कभी भी बराबर नहीं होती। ठीक है, ए मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं होते, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कभी भी आपस में कम्यूटेटिव नहीं होते, मतलब ये बराबर नहीं होते, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपस में बराबर नहीं होते। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि बी क्रॉस ए लिखें। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ बी क्रॉस ए क्या होगी, सर बी। बी। बी, और रेंज क्या होगी इसकी, ए। हाँ, ये आपके पास ये जहन में होनी चाहिए। ठीक है, डोमेन इन सिंपल वर्ड्स ये आपके पास इनपुट होते हैं, और रेंज आपके पास क्या होते हैं, आउटपुट। ठीक है, तो ये आपके पास सर जहन में डिपेंड करता है कि डिपेंड करता है इनपुट कौन सा दे रहे हैं, आउटपुट कौन सा मिल रहा है। हाँ वो तो वो ही है, बिल्कुल बिल्कुल। जी, समझ आ गया। यस सर। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि आपके पास रिलेशन क्या होता है। जी, रिलेशन क्या होता है आपके पास, रिलेशंस जिसमें डोमेन रिपीट हो। ये न कर मेरी फिलहाल ओली न बन इतने बता प्रॉपर डेफिनेशन। सर आप ही बता दें। जी, आपके पास ये रिलेशन आपके पास ये सबसेट होता है, इट इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ठीक है, मिसाल पर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालिए आपके पास, मिसाल पर अगर आपके पास ए सेट है 1 2, हमने जैसे लिखा था अभी बी, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, 1 बी और 2 बी। 1B 2B। तो ये आपके पास जो अंदर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पड़े हैं ये आपके पास रिलेशंस, तो ये रिलेशन 1 है, रिलेशन से। ये रिलेशन 2। तो ये आपके पास आर्डर पेयर का जो आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सेट होता है उसमें जो सारे आपके पास आर्डर पेयर पड़े होते हैं, तो उसको कहते हैं कि ये है रिलेशंस। सही है, जी समझ आ गया रिलेशंस किसको कह रहे हैं हम। यस सर। हाँ, तो इसमें ये बात जहन में होनी चाहिए कि रिलेशंस में हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो आपके पास आर्डर पेयर पड़े होते हैं, सिर्फ बस ये कंडीशन याद होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम आए कि रिलेशन के बाद आपको पता है कि मोस्टली फंक्शन आ जाता है। सही है, तो फंक्शन क्या होता है इन सेट्स हम जाएं तो, जी फंक्शन, जिसमें डोमेन और रेंज हो सर। हमेशा फंक्शन होगा। डोमेन सर रिपीट ना हो फिर जी, फंक्शन होगा। यहाँ पे ये डेफिनेशन होती है कि लेट ए एंड बी आपके पास दो सेट्स होंगे, बी आर द टू सेट्स। ठीक है, अगर उसके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, तो उसके हमें आपके पास जो डोमेन हो वो रिपीट ना हो। आपके पास पता है कि इसमें क्या पड़े होते हैं, ऑर्डर पेयर्स पड़े होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ए बिलोंग करता है ए से और बी बिलोंग करता है बी से। तो इसमें फंक्शंस में ये होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ
सेट बी हैज यूनिक इनपुट। अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स ये लिख सकते हैं कि यूनिक इनपुट हैव यूनिक आउटपुट। ठीक है, मिसाल तो ये होता है कि अगर आपके पास डोमेन रिपीट ना हो, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, डोमेन क्या हो, रिपीट ना हो, डोमेन रिपीट ना हो, मतलब कि एक ही इनपुट के दो आपके पास आउटपुट ना है, तो उसको कहते हैं कि ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब चेक करते हैं कि अगर आपके पास रिलेशंस में चेक करें कि फंक्शन कौन सा बन रहा है। अगर रिलेशंस आपके पास गिवन हो तो उसमें आप चेक करें कि उसमें फंक्शन कौन सा बन रहा है। मिसाल तो ये सेट था आपके पास 1 2 और बी सेट ले हैं आपके पास ए बी। अच्छा, इसकी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, रिलेशंस निकालें, तो क्या होंगे, पहले तो 1 ए लिखें और 1 बी लिखें और आपके पास 1 बी और आपके पास 2 बी। तो यहाँ से आपके पास डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल जो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा आपके पास फंक्शन नहीं होती है, तो उसको आप फंक्शन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि कुछ एलिमेंट्स निकाल के। मिसाल तो इसको फंक्शन बनाने के लिए मैं आपसे पूछूं कि ये आपके पास सेट है, लेट से मैं सेट ले रहा हूँ सी, ठीक है, उसमें पड़े हुए ऑर्डर पेयर्स 1 ए और 2 ए। ठीक है, तो ये क्या होगा, जी सर जी, इसमें डोमेन रिपीट नहीं हो रही है। हाँ, अगर इसमें ये आपके पास डोमेन इनपुट है, ये अगर ये रिपीट नहीं हो रहा तो ये आपके पास फंक्शन बन जाता है। ठीक है, ये ओवरऑल आपके पास रिलेशंस हैं, ये 1, ये आपके पास ये चार जो आपके पास पड़े हैं ये रिलेशंस हैं, मगर रिलेशंस को हम रिस्ट्रिक्ट करके फंक्शन बनाते हैं, तो ये आपके पास ये फंक्शन बन रहा है। तो फंक्शन में आपके पास क्या होता है कि ये डोमेन रिपीट ना हो तो उसे कहते हैं कि आपके पास फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं कि मिसाल तौर, अच्छा, इसमें फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या है, फंक्शन एंड रिलेशन में डिफरेंस क्या है। तो फंक्शन में सर डोमेन रिपीट नहीं होती और रिलेशन डोमेन होती है। हाँ, इसमें आपके पास डोमेन रिपीट हो सकती है, इसमें हमें कोई कंसर्न नहीं है, मगर इसमें क्या होता है कि डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं कि ये आपके पास इसमें डोमेन रिपीट ना हो और इसमें क्या होना चाहिए, डोमेन रिपीट हो सकती है, इससे कोई कंसर्न नहीं है रिलेशंस के लिए। तो एवरी आपके पास फंक्शन जो होता है वो हमेशा आपके पास रिलेशन बनता है, इट्स कॉल्ड रिलेशन, बट इन कंट्रास्ट, बट आपके पास एवरी रिलेशन जो होता है वो कभी भी आपके पास फंक्शन नहीं बनता। पीछे हमने देखा था कि जो रिलेशन था वो फंक्शन नहीं बन रहा था, उसको हमने फंक्शन बनाया था। इज नॉट फंक्शन। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। ठीक है, गुड डे।